अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक आइडियाज। एजे के पीएससी एसएसटी बायो फीमेल्स का ये 2018 का पेपर है। इसमें से पेडागोजी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। ये पार्ट 2 है, जबकि पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है कि द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डैश टीचिंग, थिंकिंग, लर्निंग, इंटरेस्ट एंड अटेंशन। तो प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ किस उसूल पे काम करता है? लॉ ऑफ लर्निंग पे ये काम करता है। प्रोजेक्ट मेथड में हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है। ये एक एजुकेशन में आप जब बच्चों को क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देते हैं जो वो सॉल्व करते हैं, चाहे वो आप हफ्ता 10 दिन इस तरह से आप उनको एक टाइम दे देते हैं। तो ये कुछ भी जो है ना काम उनको आप दे सकते हैं, जैसे मसलन डिजाइनिंग अ प्लेग्राउंड, बिल्डिंग अ रॉकेट एक्सेट्रा। तो इसमें ये है ना कि ये जो प्रोजेक्ट मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों का इसमें बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके उनकी लर्निंग हो रही होती है। और इसमें जो है ना फ्रीडम, रियलिटी, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, ये चीजें इसमें होती हैं। बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, खुद से वो काम कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ लर्निंग पे ये बेस करता है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ इवेल्युएशन, या हाउ मेनी टाइप्स आर क्लासिफाइड फॉर इवेल्युएशन? 2, 4, 3, 5। तो इवेल्युएशन की कितनी टाइप्स होती हैं? ये मोस्टली जो है ना 5 टाइप्स काउंट होती हैं। इसमें फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, ये इवेल्युएशन की टाइप्स काउंट होती हैं। फॉर्मेटिव ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग होती है, समेटिव एट द एंड होती है, प्लेसमेंट आप एट द एंड ऑफ ए टर्म और ईयर, जब एक बच्चे को एक क्लास से दूसरी में भेजते हैं ना, वो आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट होती है या इवैल्यूएशन होती है। डायग्नोस्टिक में आप प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, डायग्नोज करते हैं। नाम रेफरेंस जो होती है ना, तो एक ही लेवल के बच्चों को जब आप इवैल्यूएट करते हैं ना, उसका क्राइटेरिया ये होता है कि यानी कि उनका कंपैरिजन करते हैं आप रिजल्ट का एक ही लेवल। और क्राइटेरियन रेफरेंस किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट उनको आप कंपेयर करते हैं। तो ये टाइप्स हैं इवैल्यूएशन की 5। तो नेक्स्ट है कि द अल्टरनेटिव ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कोऑपरेटिव लर्निंग का अल्टरनेटिव क्या है, इसका उल्ट क्या है? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है ना उसका अल्टरनेटिव ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है कि इसमें बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है that enables small group of students to work together on a common assignment। उसमें एक कॉमन असाइनमेंट होती है, मिलके वो सारे काम कर रहे होते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में ये कम्पिटिटिव मॉडल्स होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग अगेंस्ट कम्पिटिटिव मॉडल। कम्पिटिटिव मॉडल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, यानी काम आप डिस्ट्रीब्यूट करके उनको अलग अलग दे देते हैं। तो ये डिफरेंस है कोऑपरेटिव लर्निंग और कम्पिटिटिव मॉडल। हाउ मेनी लेवल्स कंसिस्ट ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी? सोलो क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। तो इसके कितने लेवल्स होते हैं? 2, 6, 5, 8। तो इसके लेवल्स होते हैं 5। इसको हम देख लेते हैं। बिग्स एंड कोलिस ने ये 1982 में प्रेजेंट किया है, सोलो टैक्सोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। तो एज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ लर्नर्स परफॉर्मेंस ग्रोज इन कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे बच्चा जो है ना वो लर्निंग उसकी हो रही होती है। When mastering tasks, performance level of learner ranges from the lower pre-structural or to the higher extended abstract। ये levels होते हैं इसके। pre-structural level में जो है ना ये lower level है, इसमें आप जो आइडिया प्रेजेंट करते हैं ना वो यूनिस्ट्रक्चरल से पहले होता है। यूनि से मुराद होती है एक, तो आप इसमें एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं यूनि में। मल्टी में एक से ज्यादा हो जाते हैं। रिलेशनल में वो चीजों को कंपेयर करता है, डिफरेंट आइडियाज होते हैं उसके पास। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट ये हायर लेवल थिंकिंग ऑर्डर है बेसिकली। तो ये आप कह सकते हैं कि सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ये जो है ना मूव करता है, और लर्निंग जो है ना इस तरह से हो रही होती है। तो ये डिफरेंट क्या है? लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं बिग्स एंड कोलिस की सोलो टैक्सोनॉमी की। हाउ मेनी डोमेन्स आर इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना उनमें कितनी डोमेन्स हैं? 2, 5, 3, 4। इसमें जो है ना डोमेन्स दैट आर 3। तो ये कौन कौन सी हैं ये भी हम देख लेते हैं। टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन है, ये आपके माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। और अफेक्टिव डोमेन ये आपके जो है ना हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपके ये मॉरल्स
से रिलेटेड है, और साइकोमोटर डोमेन ये हरकत सकनात से रिलेटेड है। इसको आप कह सकते हैं ना हेड हार्ट हैंड, तो ये 3 डोमेन्स हैं डिफरेंट जो है ना तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग अगर है तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आपके पास प्रोजेक्ट मेथड होता है जो आप बच्चों को असाइन करते हैं ना, उसमें जो पहला काम आप करते हैं दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपको जो प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं ना उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मकासद आप हासिल करना चाहते हैं, तो ये चीज सबसे पहले देखी जाती है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड डैश, साइकोलॉजी एक इंसान और उसके डैश को स्टडी करती है, कंडक्ट, बिहेवियर, डीड काम होता है ना, एक्सपीरियंस, तजर्बा, तो ह्यूमन एंड बिहेवियर इंसान के रवैये को वो स्टडी करती है, साइकोलॉजी भी आंसर होगा। एम ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज टू मेक अनकॉन्शियस डैश, साइकोलॉजिस्ट का एम ये है ना कि अनकॉन्शियस को क्या करेंगे, वो कॉन्शियस, एक्टिव, सबकॉन्शियस, रिस्पॉन्सिव, तो कॉन्शियस बनाएंगे उसको। इससे क्या मुराद है, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना साइकोलॉजिस्ट। तो ये फ्रॉइड जो है ना 1915 में उन्होंने ये कहा था कि ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड प्राइमरी assumption of Freudian theory is that the unconscious mind governs behavior to a greater degree than people suspect। तो इसके मुताबिक जो है ना अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे बिहेवियर्स वो चीजें उसके अंदर पड़ी होती हैं। तो इंडीड द गोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज टू रिवील द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड दस मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। तो साइकोलॉजी ये करती है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें पड़ी होती हैं उसको कॉन्शियस में लेके आए। जैसे मसलन फ्रॉइड बिलीव दैट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द अनकॉन्शियस रिवील देमसेल्फ इन अ वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग ड्रीम। तो फ्रॉइड ये कहते हैं ना कि अनकॉन्शियस आपका जो माइंड होता है ना उसमें से चीजें ड्रीम्स के जरिए निकल जाती हैं, समटाइम ख्वाब में वो चीजें आती हैं, स्लिप ऑफ टंग में जैसे आती हैं, जैसे आप बात करते करते आप के मुंह से कोई बात निकल जाती है तो वो अनकॉन्शियस में होती है, वहां से आप आपके कॉन्शियस में वो आ जाती है। तो फ्रॉडियन स्लिप, इसमें एक एग्जांपल वो देता है कि ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक दफा क्या कहा था, रेफर टू कोलीग्स विद होम ही वाज इरिटेटेड एज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ हेल इंस्टेड ऑफ हल। हल के मेंबर्स को उसने हेल कह दिया, ठीक है। तो इस तरह स्लिप ऑफ टंग उनको वो पसंद नहीं करता था, इरिटेट होता था उनसे। तो इस तरह से आपके स्लिप ऑफ टंग की वजह से या आपके ब्रेन में जो अनकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं वो ड्रीम्स के जरिए समटाइम बाहर आ जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट का काम है कि उनको सामने लेके आए, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस माइंड में तब्दील करें। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, नॉलेज से कौन सी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी रिलेटेड है, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो जो आपके नॉलेज से कंसर्निंग है ना दैट इज एक्सियोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी, सॉरी, ये क्या है कि सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज, ये बी गलत आ गया, बेसिकली है ये एपिस्टेमोलॉजी। देखे ना, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन नॉलेज है, एक्सियोलॉजी वैल्यूज, ऑन्टोलॉजी ये आपके रियलिटी से रिलेटेड है ना, एग्जिस्टेंस रियलिटी से रिलेटेड, और एंथ्रोपोलॉजी ये तो ह्यूमैनिटी की साइंस है, रेसिस को ये स्टडी करती है डिफरेंट। तो ये मुख्तलिफ जो है ना ब्रांच ऑफ साइंसेज है। ये बी की बजाय क्या है, ये ए है बेसिकली। तो नेक्स्ट चलते हैं। फॉर रेशनलिज्म और नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम, रेशनलिज्म में क्या कहा जाता है कि हमारा नॉलेज कहाँ से आता है, तो हमारा नॉलेज उनके अकॉर्डिंग रीजनिंग से आता है। तो रीजनिंग क्या होती है बेसिकली कि वो जो रेशनलिस्ट है ना वो कहते हैं कि रिगार्ड्स रीजन एज द चीफ सोर्स एंड टेस्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि उनके मुताबिक रीजनिंग से जो है ना असल नॉलेज आता है। रीजनिंग यानी कि आप अपनी जो क्या है कि आप कह सकते हैं कि रीजनिंग से मुराद यहाँ पे क्या है, यानी वे ऑफ अपीलिंग टू अ रीजन अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि आप ये करते हैं ना, आपके माइंड, आपके जो रीजन है यानी कि आप उसमें सोचते हैं आप, और रीजनिंग आप देते हैं, कोई वजूहात तलाश करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ना तो नॉलेज आता है। सेंस परसेप्शन से क्या मुराद है, यूज ऑफ वन ऑफ 5 सेंसेस, जैसे साइट, टेस्ट, टच, हियरिंग, इससे वो नॉलेज आता है, सेंस परसेप्शन। और इननेट आइडिया से मुराद होती है कि आप कोई चीज जो लेके पैदा होते हैं, यानी कि इंसान के अंदर जो है ना वो कुछ ख्यालात होते हैं जो कि वो लेके पैदा होता है। तो ये डिफरेंट क्या है कंसेप्ट हैं। तो रेशनलिज्म यानी कि रेशनल यानी अकल से, रीजनिंग अकल दिमाग से ये चीजें आती हैं ना। रेशनलिज्म के मुताबिक ये है कि नॉलेज हमारा रीजनिंग से आता है। तो सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थे जो मजीद नेक्स्ट एमसीक्यूज थे
पार्ट 2 के, वो मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो पार्ट 1 का लिंक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। कुछ इस तरह के मजीद वीडियोस का लिंक आपको नजर आ रहा होगा। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। फिर इस तरह की नई वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।